ऑडिबल हूँ? हेलो, कृष्णा भी आ गया। बाकी लोग क्या छुट्टी मना रहे हैं क्या, लंबा लंबा? ज्योति नहीं आती है, बाकी लोग नहीं आते हैं, छुट्टी मना रहे हैं लग रहा है। लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नई यूनिट शुरू हो रही है, एनर्जी वाली। हम्म ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से शुरू होगा। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज दी कैपेसिटी टू डू वर्क। सब जानते हो, करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि ए प्लेंटी ऑफ एनर्जी is needed to sustain the industrial growth and agricultural production। दो चीजें बताए, एक बोला सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, करेक्ट। अभी सस्टेनेबल, सस्टेन क्यों बोला है? सस्टेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ मीनिंग क्या होता है कि इंडस्ट्री जो सेटअप होना है उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। जैसे कि मैं बात करूँ कोई भी इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग हो, ठीक है, वुड मेकिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इसमें क्या चाहिए तुमको? एनर्जी का स्रोत होना मैंडेटरी है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से वहाँ पे काम आता है। एनर्जी उसमें भी लगती है क्योंकि ट्रैक्टर चलाना है, तुम्हारा सीड्स को सो करना है, अलग अलग चीजें करना है, तो लगेगा एनर्जी भाई। फिर क्या आता है इसमें? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या बोलता है? इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू क्या? कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। इट इज इन प्रैक्टिस फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन of time and well-established technology is available to tap and use them, ठीक है। इट इज इन प्रैक्टिस फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कन्वेंशनल एनर्जी की बात किया, मतलब पीढ़ी से चली आ रही, पीढ़ी से चली आ रही जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल टू टैप एंड यूज देम। एक तो वो बोला गया है कि ये जो एनर्जी है ये पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है, इसका तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। बट क्या इसका शोषण बिना टेक्नोलॉजी के होगा? नहीं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी चाहिए। कोल या ऑयल के लिए आजकल तुम क्या हाथ से खुदाई करते हो? नहीं ना, क्या लगाते हो? ड्रिलिंग मशीन वगैरह लगाते हैं उसको ड्रिल करने के लिए, करेक्ट। तो इन दिस केस वी नीड कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एटसेट्रा, ठीक है। इन सब को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में डाला गया है, ठीक है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी है, सीधी बात है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो क्या होता है कि सोर्सेस कैन बी यूज्ड विथ एडवांटेजेस फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज द अदर एप्लीकेशन इन लार्ज नंबर ऑफ लोकेशंस एंड सिचुएशंस, ठीक है। Sources can be used with advantage for power generation as well as other application in large number of locations and situations. These energy sources cannot be easily stored and used conveniently, ठीक है। These energy sources cannot be easily stored, easily store नहीं होते हैं, और यूज कन्वीनियंटली भी बात कर रहे हैं,
ठीक है, अब जैसे कि मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करता हूँ, नॉन कन्वेंशनल में तो सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा सोलर। ठीक है, सोलर एनर्जी आ जाएगा। क्या तुम सोलर एनर्जी को इजीली स्टोर कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तुमको क्या चाहिए? सोलर पैनल चाहिए। करेक्ट, हाँ या ना? क्या क्या पूछने लगता है ये? बीच क्लास में इतना सारा मैसेजेस भर देता है, मैं वही देख रहा हूँ। हेलो सर, कैसे हो? अंकल जी की तबीयत कैसी है? सर, ग्राउंड वाटर की रिकॉर्डिंग एंड क्लासेस दोनों सही नहीं थी, समझ ही नहीं आया। ओके, इसको खत्म करता हूँ, इस पीपीटी को, फिर मैं वापस आता हूँ उस पर। ठीक है, तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर पर समझ में नहीं आया उसको वंस अगेन रिपीट कर दूंगा, बट अभी समझने दो। अब जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, टोको मत, मैं आऊंगा फिर। ये स्लाइड खत्म होने के बाद आऊंगा, मतलब ये पीपीटी खत्म होने के बाद मैं वहां पे पहुंचूंगा। ओके, तो ये सिंपली बोला ऊर्जा क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेस्ड अपॉन द नेचर, यहाँ पे वो बात करता है बेस्ड अपॉन द नेचर, एनर्जी सोर्सेस आर क्लासिफाइड एज, पहली बात तो रिन्यूएबल। नेचर के हिसाब से क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इनएग्जॉस्टिबल है। रिन्यूएबल एनर्जी इतनी जल्दी एग्जॉस्टिबल नहीं होता है। वहां पे था पीढ़ी दर पीढ़ी, टाइम के हिसाब से, यूजेबिलिटी के हिसाब से, यूजेबिलिटी के पीरियड के हिसाब से। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? टोटली बेस्ड है नेचर और एनर्जी के सोर्सेस पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऐसे सोर्स से पैदा होता है जो कि बार बार रिन्यू हो सकता है। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल होगा एंड आर रिन्यूड, रिन्यूड होता रहेगा। ठीक है, बाय नेचर इटसेल्फ। तो सोलर, विंड, टाइडल, हाइड्रो एंड बायोमास, ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, आर फ्यू एग्जाम्पल्स। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी sources are exhaustible within a definite period of time depending upon its usage। तो सही बात है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस दिया है। लेकिन हम जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो हमको कॉन्सेप्चुअली जानना चाहिए, वो क्या जानना है हमको? सोलर एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है एक तो, दूसरा रिन्यूएबल भी है। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल दोनों ही है। कौन? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो कि सोलर एनर्जी में क्या बोल रहा है कि द थ्री रेलिवेंट बैंड्स रेंजेस along the solar radiation spectrum are ultraviolet 1, visible पार 2 and infrared 3। ठीक है, of the light that reaches the earth's surface, infrared radiations makes up 49.4% of, while visible light provides 42.3% only। समझ रहे हो? इंफ्रारेड जो है अर्थ का, वो ऑलमोस्ट 49.4% कवर आउट करता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा विजिबल जो है 42%। डिफरेंसेस है इनमें, दोनों में काफी डिफरेंसेस है। ये सब जानने की जरूरत है कि जो कितना कितना परसेंटेज है वो भी अचानक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जबकि अल्ट्रावायलेट सिर्फ 8% बनाता है। अब ये फिगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम देख सकते हो कि जो शुरू के जो सीक्वेंस हैं, इनमें ओजोन सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और सनलाइट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सनलाइट एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर, फिर क्या हुआ? धीरे 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 डिक्रीज किया। अब यहाँ पे क्या हुआ? सोलर सेल रिस्पॉन्स दिखा रहा है। यहाँ पे ब्लैक स्पेक्ट्रम बन रहा है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बन जा रहा है। 5 to 50 डिग्री सेल्सियस बना रहा है। H2 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 H2O H2O CO2
H2O, ये सब क्या है? तुम्हारा अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। अब देखो, एटमॉस्फेयर में क्या दिखता है सबसे ज्यादा? वाटर वेपर ही दिखता है, करेक्ट। फिर तुम्हारा CO2 है, O2 है, एंड ओजोन है। ठीक है, ये सारे के सारे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में दिखते हैं। तो इनका दिखना ही जरूरी नहीं है, इनको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ये सब जानना जरूरी है, करेक्ट। तो हमको पता है कि ये जो तीन चार गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, और इनका जो रेडिएशन है ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ओजोन जो है वो सिर्फ एक्टिव है यूवी रेंज में। विजिबल रेंज में कौन एक्टिव है तुम्हारा? कोई गैस है? नहीं। विजुअल रेंज में अभी कोई गैसेस की बात नहीं चल रही। फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो O2 आ जाएगा, फिर वाटर आ जाएगा, फिर वाटर आ जाएगा। वाटर जो है मोस्ट ऑफ द रेंज में है। तुम्हारा जो हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग, बार बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का, जहां पे वाटर वेपर आया है ना, वहां पे तुम देखना सोलर इरेडियंस कम हो जाता है। इरेडियंस मतलब वापस जाना, इरेडियंस कम हो जा रहा है। स्पेक्ट्रल इरेडियंस जो है वापस, जो रोशनी जा रही है उसकी बात चल रही है, वो कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर ट्रैप कर दे रहा है। तो वही तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेस का कारण है। समझ में आया? यही है, इसी चीज के बारे में वो समझाना चाहते हैं यहाँ पे। फिर इसमें थोड़ा बहुत कहानी आता है विंड एनर्जी का, एक और रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का भी काम है, ठीक है। तो विंड एनर्जी का भी बढ़िया काम है यहाँ पे। तो विंड एनर्जी क्या है? रिजल्ट फ्रॉम द एयर इन मोशन। तो विंड एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, सही बात है। सोलर एनर्जी हिटिंग होगा, तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और वंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से तुम्हारा विंड इधर से उधर मूव करेगा, और विंड वंस मूव करेगा तो टरबाइन को रोटेट करेगा, एंड एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, एंड योर बिजली पैदा हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो विंड टरबाइन जो है दैट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड टू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तुम जानते भी, बचपन से देखते भी आ रहे हो, ये सब वर्ड्स यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। फिर क्या आता है तुम्हारा कि जनरेटर। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, यही जो मैकेनिकल पावर बनेगा उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये मैकेनिकल पावर कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली फॉर स्पेसिफिक टास्क, इसको स्पेसिफिक टास्क के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर पंपिंग वाटर, पंपिंग वाटर के लिए भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय विंड एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, सही बात है, ठीक है। तो इंडिया का कोई स्टेटस है, फिर पढ़ा जाता है ना कि इसमें इंडिया का क्या स्टेटस है, कितना रोल है, क्या किया है इंडिया ने, और आगे क्या होगा, इंडिया में क्या फ्यूचर है विंड एनर्जी का, क्या फ्यूचर है तुम्हारा सोलर एनर्जी का, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो विंड स्पीड का वैल्यूज है ये ऑलमोस्ट 4 से लेके 12 मीटर पर सेकंड तक ही रहता है। तो इंडिया जो है उसकी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है वो है तुम्हारा 20,000 मेगावाट, ठीक है। अब उसमें भी क्या है कि स्पीड, विंड स्पीड इंक्रीजेस विथ हाइट। विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज करता है हाइट के साथ, ठीक है। दे हैव ट्रेडिशनली बीन मेजर्ड at a standard height of 10 meter, where they are found to be 20 to 25% higher than surface. विंड स्पीड इंक्रीजेस विथ हाइट, इंक्रीज करता है हाइट के साथ। ट्रेडिशनली मेजर होता है, स्टैंडर्ड हाइट इसका 10 मीटर होना चाहिए, और जो फाउंड होते हैं 20 से 25% हायर होना चाहिए सरफेस से, ठीक है। अब इसमें आता है कि तीन फैक्टर, थ्री फैक्टर है दैट डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द विंड एनर्जी। आउटपुट को मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमको? पहले तो विंड स्पीड चाहिए, दूसरा चाहिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंड स्वेप्ट बाय द रोटर, ठीक है, रोटर के सॉफ्ट करने के लिए क्रॉस सेक्शन चाहिए। फिर क्या आता है? एफिशिएंसी ऑफ द रोटर ट्रांसमिशन जनरेटर, एफिशिएंसी भी देख सकते हैं हम इसमें, कितनी एफिशिएंट है, ओके। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये विंड एनर्जी कन्वर्टर में काम आते हैं। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, तुम इसको देख सकते हो।
सोनी, ओ माय गॉड, सोनी है ज्वाइन कर लिया है। द ब्रांड है ज्वाइन। ओके, सोनी द ब्रांड। ये जो फिगर दिख रहा है इसको कुछ समझ पा रहे हो तुम? बताना कृष्णा। नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग है कि जो तुम्हारा आधुनिक टेक्निक से बना हो, ऐसी एनर्जी जो पीढ़ी दर पीढ़ी से नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बना हो। पहले इस प्रॉब्लम के बारे में बताओ, क्या ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या सोनी, समझ में आ रहा है? है या ना? इसमें जो बोला है कि द विंड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू मैग्नेटिकल वर्क। इसमें एक चीज बोला है कि पावर इज इक्वल टू योर एनर्जी पर टाइम। सुने हो ये वर्ड, पावर जो होता है एनर्जी पर टाइम के बराबर होता है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम पावर को मान के चल रहे हैं कि वो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मान के चले तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। अब मास तुम जानते हो, डेंसिटी अपॉन मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। डेंसिटी अपॉन, नहीं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो ले लो, यहाँ पे वी ले लो। ओके। तो तुम क्या करोगे कि जो पावर लगाओगे, ठीक है, वो किसी ना किसी जगह पे तो लगेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि पावर मतलब हवा में लगा दोगे। वो एक्चुअली में लगेगा किस पे, विंड मिल के जो रोटर्स हैं, रोटर मतलब ये लगे रहते हैं ना, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात चल रही है। इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए तुम पूरा इक्वेशन को बनाओगे। यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो आ गया तुम्हारा मास की जगह में, तो ये क्या क्या, हाफ रो वी क्यूब। ठीक है। अब तुमको क्या मल्टीप्लाई करना है, इसमें एरिया मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया का मल्टीप्लिकेशन जरूरी है पावर के लिए। ठीक है। ये तो सिंपल है। बस हमको पता है कि जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। अगर हम सिलेंडर मान के चलें तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होता है। इसको क्रॉस सेक्शन माने तो इसका एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे पाई 4/(d²). पूरा फॉर्मूला जो है इसमें फाइनली जनरेट होके आ जाता है। सिंपल है, कोई बड़ा कहानी नहीं, कोई बड़ा 30 मार चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला और जल्दी से आंसर निकालो। ठीक है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, दैट यू कैन सी, फॉर्मूला और ये सब चीजें लिखा हुआ है, इसको पढ़ो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। ये वही चीज है, फॉर्मूले पे लिखा हुआ जो था उसी चीज को वापस से मेंशन किया है। आया समझ में? ये चीज दिख रहा होगा, फॉर्मूले में जो लिखा था उसको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया है
पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज यार इज ए एरिया क्रॉस सेक्शन। समझ में आया या नहीं आया ये वाला पॉइंट? आया या नहीं आया कृष्णा? ये जो इतने देर से समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर? बहुत ही इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन it is found that small increase in the velocity of the wind, there will be a marked change in the power of the wind। सिंपल सी बात है। क्यों? क्यों फॉर्मूला में यही लिखा है ना, वी क्यूब ए लिखा हुआ है, तो वी मतलब वॉल्यूम टाइम्स, तो ना वॉल्यूम अगर चेंज हो गया, उतना अगर वेलोसिटी चेंज हो गया, वॉल्यूम उतना अगर वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पावर में चेंजेस भी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्यूब है। ठीक है, अब वो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन, डबलिंग द डायमीटर ऑफ ए रोटर इंक्रीजेस द पावर ऑफ द विंड टू 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि वो सामने आता है मल्टीप्लाई के। डबलिंग द विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस द पावर अप टू 8 टाइम्स पड़ जाएगा। वेलोसिटी तो दिया है 8 टाइम्स, डबलिंग मतलब 2 बना दो। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट है जिनका नाम था एल्बर्ट बेज पच, जो कि कंक्लूड किया 1999 में that no wind turbine can convert more than 62.27, that is 59.3% of the kinetic energy to the wind into the mechanical energy turning a rotor। This is known as Betts law। Betts law यही चीज है इसमें कि कोई भी अगर एनर्जी का स्रोत हो विंड से, विंड टरबाइन से निकला हुआ, तो वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। यही चीज वो बता रहे हैं। क्लियर? समझ में या नीचे समझ में आएगा? आया या नहीं आया आगे बताओ, आगे चलेंगे। ये जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया है ये स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। कोई प्रूवन स्टेटमेंट भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स पे डाल के बनाया होंगे। करेक्ट। अब बात आता है कि वहां पे तो हमने निकाल के कुछ कम करके दिया, ठीक है, लेकिन अगर थियोरेटिकली बात है, थियोरेटिकली अगर हम कुछ बोलने जाए तो थियोरेटिकली मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एनी डिजाइन ऑफ द विंड टरबाइन इज 0.59। किसी भी चीज की अगर थियोरेटिकली मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी देखा जाए तो 0.59, नॉट मोर देन 59% ऑफ द एनर्जी होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पावर कोफिशिएंट और एफिशिएंसी, और इज डिफाइंड एज पावर कोफिशिएंट और एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है, पावर ऑफ द विंड रोटर अपॉन द पावर अवेलेबल इन द विंड। ठीक है, जिसमें कि क्या तुम्हारा सीपी मैक्स जो है दैट इज 0.5। ठीक है, ऑल्सो विंड टर्बाइन कैन नॉट ऑपरेट एट मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट में भी नहीं दौड़ा सकते उसको। ठीक है, और सीपी जो है एक यूनिक वैल्यू है, सीपी वैल्यू इज यूनिक टू ईच टर्बाइन टाइप एंड इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड दैट द टर्बाइन इज ऑपरेटिंग। ठीक है, सीपी मैक्स मतलब जो विंड का जो वैल्यू है उसमें सीपी जो है मैक्सिमम 0.59 ही एफिशिएंसी से काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं काम कर पाएगा। थियोरेटिकली इतना ही होना चाहिए, कम पड़ रहा है बट थियोरेटिकली इतना ही होना चाहिए पावरफुल। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और ऐड हो गया,
जिसको हम बोलते हैं थियोरेटिकली क्या, थ्योरेटिकली तुम्हारा देख लो वापस से, थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी, सीपी लिख देते हैं। थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी, ठीक है, यही चीज समझना है कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम पावर जुड़ चुका है। एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, जिसमें कि बेड चलो में कॉमन वैल्यू जो होता है वो 0.35 से लेके 0.45 तक जाता है। ओके, ये उसकी कहानी है। अब तुम विंड मिल के टाइप्स देख सकते हो, विंड मिल्स ना ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों को देख के ना एक डिफरेंस बताओ मेरे को लिख के, कि इन दोनों के बीच में ना क्या डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। देखो क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में क्या डिफरेंसेस दिख रहा है तुमको, जल्दी बताओ। अरे देखो यार, सिंपल है। यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोला ना, और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बोला है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या हो सकता है, विंड का डायरेक्शन ऑब्जर्व करो ना। दो चीजें बताया है इसमें, विंड का डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, जैसे कि इसमें विंड जो है इस डायरेक्शन से एंट्री ले रहा है, ये वही वाला है, ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ले रहा है। बट इसमें जो विंड है ये ऐसे ले रहा है ना भाई, वर्टिकली एंट्री हो रही है विंड की। यहाँ से कैसे विंड ले लेगा, तुम सोचो ना, वर्टिकल वाले में विंड थोड़ी यहाँ से जाएगा, जा ही नहीं सकता है। ये तो फ्लैप कर रहा है ना, ये इसको इधर ढकेल रहा है, इधर ढकेल रहा है, इधर ढकेल रहा है, तो हवा तो ऐसे एंट्री लेगी ना भाई। समझे, ये डिफरेंस है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ना यही डिफरेंसेस, ये चीज तुमको आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन में तो कोई एग्जांपल है नहीं, लेकिन वर्टिकल का क्या है, डायरियस टाइप और सेवेनियस टाइप। डायरियस एंड सेवोनियस, दो टाइप है। ओके, अब ये तो तुम्हारा थोड़ा मैंने ढांचा बताया शुरू शुरू का, विंड का डिफरेंसेस। हाँ, विंड का डिफरेंसेस भी आएगा।
इसमें तेजी से जाएगा हॉरिजॉन्टल में, जबकि वर्टिकल में थोड़ा स्लो एनर्जी पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल वाला इजीली कर जाता है, एनर्जी पैदा करता है। वाटर वाला यही है ना, ये वाला है कि नहीं देखना होगा। वाटर वाली क्लास कहाँ लिया है मैंने? मॉनसून वाला है। क्या चाहिए तुमको? नहीं, यहाँ नहीं है, लेट मी चेक। क्या बोल रहे थे तुम? कौन सा है इसमें? हाइड्रोजियोलॉजी है ना? ओके, लेट मी चेक। तुमको ये चीज पढ़ना है ना? तो इसमें तो है नहीं, तो मैं वो मटेरियल ढूंढूंगा, देन आई विल टच यू। मैं इसको ढूंढ के तुमको बताऊंगा, ठीक है? हाइड्रोलॉजी का वो पोर्शन ना, मैं तुमको ढूंढ के वापस से बताऊंगा। उसको ढूंढ के मैं बताऊंगा तुमको। करेक्ट। आज पढ़ लेते हैं, उसको ढूंढ के उसके बाद बता दूंगा। अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, जो पूछ रहे हो तुम। क्या है? वैसे तो है कुछ नहीं, डार्सी लॉ, तुम्हारा गाइगन हर्जबर्ग प्रिंसिपल, यही सब है। ठीक है, उसको ऐड करके मैं बता दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, चलो इस पे आगे चलते हैं। तो आगे में अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल तो जान ही रहे हो, हाइड्रोकार्बन का मटेरियल है, जिसमें कि भर भर के तुम्हारा कोल्स में आता है, ऑयल में आता है, नेचुरल गैस में आता है, विच फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में नेचुरली बनता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो चीजें, फॉसिल फ्यूल इन्हीं से बन रहा है। अब फॉसिल फ्यूल का भी क्राइटेरिया, कितने साल में बनेगा? 10,000 साल में। 10,000 साल तक पुराना कोई भी चीज हो, सब कैसे फॉसिल? फॉसिल फ्यूल्स may be burned to provide a heat for use directly, such as for cooking or heating, to power the engine, such as internal combustion of engine in motor vehicle, or to generate the electricity। दो चीजें चाहिए, ये तो तुम जान ही रहे हो। Some fossil fuels are refined into derivatives such as kerosene, gasoline and propane। तीन चीजों को क्या होता है? रिफाइन किया जाता है, उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे केरोसिन हुआ, गैसोलीन हुआ, प्रोपेन हुआ। बिफोर बर्निंग, बर्निंग करने से पहले। सो द ओरिजिन ऑफ फॉसिल फ्यूल is the anaerobic decomposition of the buried dead organisms containing organic molecules such as created by photosynthesis, simply। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको देख सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स का जो क्राइटेरिया है उनमें कितना डिवीजन हो रखा है। ओके, तो मैं बात करूँ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल दो तरीके से बन रहा है, एक तो प्लांट एंड ट्री के रेसिड्यू से, दूसरा एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स के वजह से। तो पी एंड क्यू दोनों का क्या करते हैं, पहले मिल जाने के बाद एक का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, एक का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि गैसेस प्रोडक्ट्स और सॉलिड प्रोडक्ट रेसिड्यू जो होता है वो बनता है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सॉलिड रेसिड्यू एंड गैसेस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब तुमको जैसे यहाँ पे ये पी क्यू दिया है ना, तो पी में तुम कुछ भी भर सकते हो, पेट्रोलियम भर सकते हो, कोल भर सकते हो, कोल भर सकते हो, पेट्रोलियम भर सकते हो पी में। इस तरीके से क्यू में कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, कोल है, यही भर सकते हो क्यू में। कोल दोनों में कॉमन है। ठीक है, देन कम्स गैसेस प्रोडक्ट में भी वही निकलेगा, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, कोल, गैसोलीन, यही सब वगैरह निकलेगा। तो इस तरीके से तुम ये चार्ट बना के ना अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो कि इससे ये रिएक्ट करने से ये बनता है।
ठीक है, तो इससे थोड़ा आसानी भी हो जाएगा तुमको, पढ़ने में तुमको आसान भी लगेगा कि हाँ सर हमने बनाया था, उसमें ये चीज़ें बताया है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले मौजूद था उसके रिमेनिंग से बना हुआ है। सो द ऑर्गेनिक मैटर टेक सेंचुरीज टू फॉर्म, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको समय लगने में, बनने में ही बहुत समय लग जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रिंसिपल्स है कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हाई मात्रा में, क्योंकि बॉडी हमारा कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि यूज हो सकते हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोल की बात करें तो कोल कौन सा फॉसिल फ्यूल है, जो कि तुम्हारा डेड रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बना हुआ है। ठीक है, और इसको समय भी लगा है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स by the decay of the land vegetation. When the layer are compacted and heated over the time, deposits are turned into coal. ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन। कोल का केमिकल कंपोजिशन जानना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो कोल का जो सर, नॉर्मल कोल एनिमल से बना है कि डेड प्लांट से, दोनों से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेड प्लांट से, दोनों ही हो सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन में तो दोनों ही आएंगे ना। कोल यहाँ पे लिख तो रहा है, कोल जो है प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। The exact composition of coal varies depending upon its age, but generally the coals can be classified into four types. चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया based on the carbon content। एक होता है लिग्नाइट, ये तुम्हारा सब सब बिटुमिनस, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ठीक है, तो लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट इज द यंगेस्ट टाइप ऑफ कोल एंड कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, लिग्नाइट डिपॉजिट जो है वो यंगेस्ट है, लेकिन उनमें कोल कम मिलता है जबकि मिलना चाहिए उसके आउटस्कट में। ठीक है, एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन वहां पे होगा, ये बात चल रही है। पहले एंथ्रासाइड इज द ओल्डेस्ट एंड हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, इनमें ज्यादा कार्बन कंटेंट है। ठीक है, सो जनरली कोल विथ हायर कार्बन कंटेंट हैज हाई एनर्जी कंटेंट, burns more efficiently. Coal also contains varying amount of minerals such as silica, alumina, iron, calcium, sodium, potassium, which can ever act a combustion property and environment impact when burned। ठीक है, इनमें कुछ कुछ दिक्कत है, ये जब भी जलते हैं तो ये सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सबको लेके इनको क्या होना चाहिए, बर्न होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कोल की। अगर ये सारे रहेंगे तो बर्न इजीली हो जाएगा, नहीं रहेंगे तो दिक्कत देगा। ठीक है, तो यही चीज तुमको जानना है। ओके, तो यहाँ तक आज कोल तक ही रखते हैं, तीन चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो है, तुम्हारा हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रो चीजों के बारे में जो बचा कुचा पोर्शन है जो तुमको कट गया था शायद वीडियोस में, उसको एक बार वापस समझा के उसको रैप अप कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो सब कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पहले इसका बेसिक्स जान लो कि क्या क्या है। वो बेड चलो पे क्वेश्चन आता ही आता रहता है, इसीलिए वो क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, ताकि तुम लोग देख सको और बना सको। ठीक है, चलो रखते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट।